अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज का हमारा चैप्टर है इजारा। इजारा आमतौर पे इसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप किराए के ऊपर देते हैं। कन्वेंशनल बैंक की बात करें तो इसको लीजिंग कहते हैं या लीज कहते हैं। जिस तरह आपने सुना भी होगा, आम कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं वो गाड़ियाँ देते हैं लीज पे। गाड़ी दे देते हैं, एसेट दे देते हैं, उसके बदले किराया किराया लेते रहते हैं हर हर मंथ। और गाड़ी जो है वो अंडर द ओनरशिप रहती है ऑफ द बैंक। सिर्फ जो राइट टू यूज़ द एसेट वो दे दिया जाता है अपने कस्टमर को, जो कि उस प्रोडक्ट को या एसेट को यूज़ करता है। एंड आफ्टर द मेच्योरिटी डेट वो गाड़ी जो है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है जब तमाम इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएं। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इजारा इज़ अ टर्म ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह। इट मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट। कोई भी चीज़ आप किराए पे देते हैं तो उसको आप इजारा कह सकते हैं या लीज़ भी कह सकते हैं। In the Islamic jurisprudence, the term ijara is used for two different situations. In the first place, it means to employ the services of a person on wages given to him as a consideration for his hired services. अच्छा, इजारा जो है वो इस्लामिक फ़िक़्ह में दो तरीक़ों से यूज़ होता है। पहले तो ये तरीक़ाकार है कि आप कोई भी बंदा हायर कर लें और उसको वेजेस दें उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट, तो इसको भी कहते हैं इजारा। क्योंकि आप उस बंदे की सर्विसेज हायर कर रहे होते हैं और उसके बदले उसको उसकी वेजेस दे रहे होते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू द लीगल राइट टू यूज ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। एसेट्स या प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के ऊपर भी जो आप रेंट दे रहे होते हैं और उसके बदले में आपको लीगल राइट मिलता है उस एसेट को यूज करने का, तो इसको भी आप इजारा कह सकते हैं। And not to the services of human beings. Ijara in this sense means to transfer the usufruct of a particular property to another person in exchange for rent claimed from him. यूजफ्रक्ट ये होता है कि जब आप कोई भी एसेट अगले बंदे को उसका लीगल राइट देते हैं कि वो इस प्रोडक्ट या एसेट को यूज कर सकता है। तो लीज क्या है? जब आप किसी भी बंदे को एक लीगल हक देते हैं कि वो आपके एसेट को यूज करे और उसके बदले में आप उससे रेंट क्लेम करते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक रूल्स हैं। अगर ये बेसिक रूल्स शामिल होंगी इजारा में तभी वो एक वैलिड इजारा होगा, अदरवाइज इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कंसिडर किया जाएगा। कौन कौन से पॉइंट से देख लेते हैं वो। ओनर ऑफ समथिंग ट्रांसफर्स इट्स यूजफ्रक्ट टू अनदर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एट एन एग्रीड कंसिडरेशन। इसमें देखें दो बातें आ गई। एक तो ओनर जो है वो अगले बंदे को लीगल राइट देता है एसेट यूज करने का, और दूसरी जो बात है वो स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड कंसिडरेशन है। मींस जब आप पीरियड हो वो भी स्पेसिफाई करें और जो कंसिडरेशन हो मींस जो रेंट है वो भी स्पेसिफाई करें। द सब्जेक्ट ऑफ लीज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो चीज़ आप लीज पे दे रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए लाजमी। बगैर वैल्यू की जो चीज़ हो उसको आप इजारा पे नहीं दे सकते। The ownership remains with the owner and only its usufruct transfers. इस कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप जो है वो ओनर के पास ही रहती है और सिर्फ जो इस प्रोडक्ट या इस एसेट का जो लीगल राइट है यूज करने का वो सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ ओनरशिप रिमेन्स विद द ओनर। अच्छा, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं ओनरशिप से रिलेटेड, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हो गए, वो ओनर अपनी जेब से देगा। ठीक है, क्योंकि ओनरशिप उसके पास है और वो सिर्फ रेंट चार्ज कर रहा है जो कि यूजर है उससे। द पीरियड मस्ट बी डिटरमिन्ड क्लियरली। अच्छा, पीरियड जो है वो क्लियरली डिटरमिन्ड हो कि कितने टाइम के लिए आप ये एसेट लीज पे दे रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, वो डिपेंड करता है आप दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर। दो पार्टीज का आपस में म्यूचुअल कंसेंट है वो जितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं। द लेसी कैन नॉट यूज द लीज एसेट। अच्छा, लेसी वो है जो कि एसेट को यूज करता है, लेसर वो है जो कि एसेट का ओनर है। The lessee cannot use the leased asset for any purpose other than the purpose specified in the lease agreement. अच्छा, जब लीज एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि लेसी जो है वो इस स्पेसिफिक एसेट के साथ क्या काम करेगा। मिसाल के तौर पे उसने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उस प्रॉपर्टी या दुकान ली है तो उसके ऊपर वो क्या सिचुएशन होगी, क्या काम करेगा। तो ये चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में और वही काम उसको करना पड़ेगा, काम को चेंज नहीं कर सकता या कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ना हो।
द लेसी इज लाइबल टू पे फॉर ऑल द हार्म कास्ड बाय हिम। अच्छा, आपको पता है कि जब आप कोई घर लेते हैं किराए पे या दुकान लेते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको लाजमी बात है यूज़ तो करेंगे, तो उसके साथ वेयर एंड टियर आ जाता है। ठीक है, दीवारें ख़राब हो जाती हैं, शायद थोड़ा फर्श ख़राब हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसकी जो कॉस्ट है या वो लाइबल है लेसी कि वो पे करेगा लेसर को या ओनर को। द लीज प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द रिस्क ऑफ लेसर। क्योंकि ओनर लेसर है तो तमाम के तमाम जो रिस्क है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी ओनर ही बर्दाश्त करेगा। अब मिसाल के तौर पे सैलाब आ गया, जलजला आ गया, वो गिर गया, तो वो किराएदार को ये नहीं कह सकता कि ये आप तो इसमें रह रहे थे, आपकी मौजूदगी में गिरा है तो आप हमें पैसे दें। प्रॉपर्टी ओनर की है, अंडर हिज ओनरशिप है, तो तमाम रिस्क भी वही बर्दाश्त करेगा। It is necessary for a valid lease that the leased asset is fully identified by the parties. अच्छा, जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो एसेट होता है, इट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है, या अगर आप वो लैंड ले रहा है तो वो लैंड भी क्लियर होनी चाहिए कि इतना हिस्सा जो है या इतना एरिया जो है ये हम आपको लीज पे देंगे, ताकि कल को कोई इशू ना हो। A property jointly owned by two or more persons can be leased out. अच्छा, अगर एक प्रॉपर्टी इस तरह है कि उसमें मालिक जो हैं वो ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को भी आप लीज पे दे सकते हैं। एंड द रेंटल, जो रेंट की अमाउंट आती है, शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द जॉइंट ओनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी में जो ओनर्स हैं वो आपस में तमाम रेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, जितना भी शेयर है उनका प्रॉपर्टी में। ए जॉइंट ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी कैन लीज हिज एप्रोप्रिएट एप्रोपोर्शन sorry a joint owner of a property can lease his proportionate share to his co-sharer only and not to any other person। अब दो बंदे हैं, एक बंदा जो है, अच्छा, को शेयरर है, मतलब दोनों जो हैं उसके ओनर्स हैं। अब एक बंदा जो है वो ये नहीं कर सकता कि बाहर के किसी बंदे को अपना हिस्सा दे दे और इसका हिस्सा छोड़ दे, इससे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो क्या होगा, या तो दोनों बंदे मिल जाएं और किसी को तमाम की तमाम प्रॉपर्टी रेंट पे दे दें, फिर भी ठीक है। या अगर एक बंदा प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहता है, दूसरा अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं देना चाहता, तो जो रेंट पे देना चाहता है उसको चाहिए कि अपने इस पार्टनर को, जो कि उसका को ओनर है इस जमीन का या इस प्रॉपर्टी का, वो उसको दे दे किराए पे और वो आगे फिर इसको यूज करे, किसी तीसरे बंदे को नहीं दे सकता। The rental must be determined at the time of contract for the whole period of lease। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ भी डिफाइन होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट, एक तो टाइम कितना टाइम है, और दूसरा रेंट कितना होगा फॉर द टाइम ऑफ या फॉर द पीरियड ऑफ लीज। ये भी आप कर सकते हैं कि हर साल बाद 10% इंक्रीज आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी आप कर सकते हैं कि 3 साल बाद 30% का इंक्रीज आएगा, फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर, लेकिन आपने तमाम के तमाम पीरियड के लिए रेंट जो है वो डिफाइन करना होगा। द लेसर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट यूनिलेटरली एंड एनी एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट इज void। लेसर जो है वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते यहाँ पे कि बस जितना रेंट वो चाहे वो इंक्रीज करेगा। ये दोनों के बीच में बैठेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से बात होगी और उसके बाद रेंट इंक्रीज किया जाएगा। द लीज पीरियड shall commence from the date on which the leased asset has been delivered to the lessee। अच्छा, लीज की जो रेंट जो है वो स्टार्ट होगा जब लीज प्रॉपर्टी जो है वो दी जाती है लेसी को, जो कि उसको यूज करेगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो लेसर होता है, जो ओनर है, वो एक महीना आध लेसी को एक्स्ट्रा भी दे देता है फ्री का। अब दुकान वो दे रहा है तो दुकान में लाजमी बात है सेटिंग भी करेगा, तो सेटिंग पे महीना आध तो लग ही जाता है। तो ये पीरियड लेसर जो है वो फ्री में छोड़ देता है लेसी को कि इसमें आप अपनी सेटिंग कर लें और उसके बाद से फिर आपका रेंट शुरू होगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि दोनों का म्यूचुअल कंसेंट क्या कहता है। इफ द एसेट इज कंप्लीट आउट ऑफ वर्क द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। अगर एसेट जो है वो इतना यूज हो गया है कि अभी उसको आगे फर्दर यूज नहीं किया जा सकता,
तो मिसाल के तौर पे गिर गया है या उसकी दीवारें ख़राब हो गई या बिल्कुल यूजेबल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, इसमें इस चैप्टर में अगला टॉपिक है जी, लीज एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग। Like Murabaha, lease is not originally a mode of financing. It is simply a transaction meant to transfer the usufruct of a property from one person to another for an agreed period against an agreed consideration. अगर ये देखा जाए तो फॉर्मली जो होता है मोड ऑफ फाइनेंस, ये फॉर्मली मोड ऑफ फाइनेंस नहीं है, लेकिन इसको मोड ऑफ फाइनेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, जब आप किसी बंदे को दुकान देते हैं किराए पे या प्रॉपर्टी देते हैं तो उसमें आगे तो बिजनेस कर सकता है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए मोड ऑफ फाइनेंस। लेकिन ओरिजिनली अगर देखें तो ये वो फॉर्मल मोड ऑफ फाइनेंस नहीं है जिस तरह मुशार का मुदारबा है। However, certain financial institutions have adopted lease as a mode of financing instead of long-term lending on the basis of interest। ठीक है, ये देखें आप, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसको यूज करते हैं एज ए मोड ऑफ फाइनेंस, रादर देन कि वो लोगों को कर्जा दें और उसके ऊपर फिर सूद लें। यहाँ पे तमाम मकसद यही होता है कि किस तरीके से हम सूद को ख़त्म कर सकते हैं और कोई इस तरह रास्ते निकाल सकते हैं कि सूद भी ख़त्म हो जाए और प्रॉफिट भी हो। अच्छा जी, फिर आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मुरबहा एंड इजारा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मुरबहा, आपको याद हो हमने पढ़ा था दैट इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ सेल जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट जो है दोनों कस्टमर को बताए जाते हैं। अच्छा, मुरबहा इज ए सेल कॉन्ट्रैक्ट इन विच द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू बायर, while in इजारा only the right to use the asset is transferred to lessee। दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि एक सेल है तो सेल में जब आप सेल करते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है बायर को, जबकि इजारा जो है ये एक अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की जाती, सिर्फ राइट ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप इस एसेट को यूज कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क हो गया, एक में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, दूसरे में नहीं होती। प्रॉफिट इन मुरबहा इज डिटरमिन्ड बाय बोथ बायर एंड सेलर, while in ijara the rent is determined by the lessor। पहले से डिस्कस हो गया था कि मुरबहा में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बताया जाता है बायर को, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये प्रॉफिट ज़्यादा है या रीजनेबल है या कम है, वो बातें होती हैं। तो डिसाइड किया जाता है बाय बोथ बोथ द पार्टीज। इजारा में जो रेंट है, क्योंकि ओनरशिप है लेसर की, तो वही रेंट डिसाइड करेगा कि इसका रेंट कितना है। बाकी बात बीच में होती रहती है, दोनों दो बंदों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है जिस तरह भी हो, लेकिन रेंट डिसाइड करता है लेसर। और उसके बाद जो है वो 10% या 30% आफ्टर 3 ईयर्स, जिस तरह भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। मुरबहा कैन नॉट बी फॉर द फ्यूचर डेट एज द सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड इंस्टेंट। ऑन द अदर हैंड इजारा कैन बी फॉर फ्यूचर डेट। अच्छा, आपको पता है बेसिक रूल्स ऑफ सेल में हमने पढ़ा था कि सेल मस्ट बी इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट। आप फ्यूचर के लिए सेल नहीं कर सकते या किसी, ठीक है, लेकिन इजारा जो है वो होता फ्यूचर के लिए है। आप किराए पे जगह दे देते हैं या प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़, और उसके फिर किराए रहते रहते हैं, तो ये चलता रहता है फ्यूचर में भी। Murabaha is allowed for consumable and non-consumable assets, while ijara is only permissible for non-consumable assets। मुराबाहा जो है वो सेल है, तो सेल आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो कंज्यूम होने वाली चीज़ें हो या ना हो। लेकिन इजारा जो है असल में किराया है, उसको यूज़ करेगा और उसको आप यूज़ का, वो जो लेसर को पैसे मिलते हैं असल में उस प्रॉपर्टी के यूज़ के होते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी यूज करते करते कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई, तो लेसर को भी नुकसान होगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इजारा जो है वो हमेशा नॉन कंज्यूमेबल एसेट्स के लिए होता है, जिस तरह दुकान हो गई, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी ऐसी चीज जिसको कंज्यूम, जो खत्म ना हो जाए यूज के साथ। In Murabaha, once the transaction is completed, all the risk is transferred to buyer, while in lease, only the usufruct is transferred to lessee and risk remains with the lessor। मुरबहा में जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बायर को ओनरशिप मिल जाती है, वो एसेट को यूज भी कर रहा होता है और उसका तमाम का तमाम रिस्पॉन्सिबल भी होता है। क्यों? ओनरशिप अब उसके पास है। लेकिन इजारा में सिर्फ जो राइट टू यूज है वो ट्रांसफर किया जाता है, और जो ओनरशिप है इट विल रिमेन विद द लेसर। तो तमाम का तमाम रिस्क जो है वो भी लेसर के पास होता है, लेसी कोई भी रिस्क बर्दाश्त नहीं करता। ये था हमारा जी आज का टॉपिक, इजारा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।